हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का तीसरा सेशन, जिसमें हम आंसर राइटिंग के माध्यम से जीएस के चारों पेपर का सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। आज के सेशन में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा भारतीय समाज खंड से, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, एक क्वेश्चन हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का, एक GS4 एथिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम सार्वजनिक सिविल सेवा मूल्य और लोक प्रशासन में नैतिकता खंड से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रीवियस 8 क्वेश्चन हम प्रीवियस 2 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन GS पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से है, जिसमें यह कहा गया है कि जो सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP है, ग्रामीण और डिजिटल जो प्रथम उपयोगकर्ता हैं यानी कि डिजिटल के जो फर्स्ट यूजर्स हैं, उनकी डिजिटल साक्षरता और इक्विटी को बढ़ावा दे सकती है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो लॉन्च किया गया था, उसके संदर्भ में इस पर आपको चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में पता होना चाहिए और उद्देश्यों को फुलफिल करने में सार्वजनिक निजी भागीदारी किस तरीके से सहायक हो सकती है, उसकी हमें इसमें पुष्टि करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। इसमें जो हमारी अप्रोच रहेगी, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसका जो स्ट्रक्चर और बॉडी की बात करेंगे, देन लास्ट में हम उसमें कंक्लूजन देंगे। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन परिचय की बात करें, तो इसमें हम परिचय के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि जो डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए, साथ ही साथ ज्ञान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य था कि डिजिटल बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो तकनीक सक्षम नागरिक सेवाएं हैं उनको बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो समाज में जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ऑनलाइन भुगतान को बढ़ाया जाए। इसके अलावा हम इसमें इस बात का भी जिक्र कर देंगे कि ये तभी संभव हो पाएगा जब उसमें PPP को लागू किया जाएगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी को लेकर उसमें चला जाएगा तब। इसके बाद हम इसमें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था, इसके 3 स्पष्ट उद्देश्य हैं, जिसमें नागरिकों के जीवन, शासन व लोकतंत्र को बदलना डिजिटल माध्यम से। इसके अलावा जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसका विस्तार करना, साथ ही साथ रोजगार सृजन और निवेश को आकर्षित करना। तीसरे उद्देश्य के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसको अग्रणी बनाना, जो अभी वो उपभोक्ता है उसको प्रदाता के रूप में इस्टेब्लिश करना, उसको स्थापित करना। इसके अलावा इसमें जो सभी क्षेत्रों को लाभ होगा, जैसे कि जो डिजिटल संचार सेवा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो विनिर्माण क्षेत्र हैं और जो प्रमुख डिजिटल क्षेत्र हैं, इस कार्यक्रम के तहत उनको लाभ पहुंचाया जाएगा और एक अनुमान के अनुसार GDP में जो दोगुना योगदान करेंगे 2025 तक, और जो कितना टारगेट है $400 बिलियन का। इसके अलावा जो मैकिन्से की एक रिपोर्ट का भी हम इसमें जिक्र कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि 2025 तक जो डिजिटल अर्थव्यवस्था होगी वह $1 ट्रिलियन की हो जाएगी, और अगर हम 2018 की अगर बात करें तो वो थी केवल $200 बिलियन। तो इसमें हमने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में देख लिया। अब सेकंड में हम बात करेंगे कि PPP मॉडल ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल माध्यमों को पहुंचाने में किस तरीके से मदद कर सकता है। तो हम इसकी पुष्टि ऐसे करेंगे कि जो 4G और 5G में जो निजी क्षेत्र ने जो नवाचार किया, साथ ही साथ उसके उपयोग को भी सुलभ कराया, जिसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं रिलायंस जियो का, जिसने अपने डेटा को फ्री किया, जिसके कारण से जो टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। और अगर हम आंकड़े के द्वारा इसकी पुष्टि करना चाहें तो 2013 से जो डेटा लागत की अगर हम बात करें तो वो 95% कम हुई है। इसके अलावा 2014 से 2017 के बीच में जो फिक्स्ड लाइन जो होती है उस सर्विस में उसकी जो स्पीड हुई है 4 गुना बढ़ गई है। इसके अलावा जो हमारे जो प्रौद्योगिकी व जो IT क्षेत्र है वो GDP में 8% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है डिजिटल स्किलिंग को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ वह एक शुद्ध नियोक्ता के रूप में भारत में स्थापित है। इसके अलावा हम इसमें नेस्कॉम के एक डेटा को भी दे सकते हैं कि जो डिजिटल टैलेंट पूल है वह उसमें 32% वृद्धि हुई है 2011 से। इसके अलावा जो आधार है उसको लागू किया गया था 2009 में, और जिसके कारण से अन्य जो डिजिटल सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा पाए, क्योंकि इसके अंतर्गत जो 125 करोड़ जनसंख्या की जो डिजिटल रूप में उनकी पहचान स्थापित हो पाई, जिसके कारण से अन्य डिजिटल सेवाओं को भी उन पर आसानी से पहुंचा पाए। इसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर और जो पोस्ट पेमेंट बैंकिंग को जो स्थापित किया गया है, तो उसमें भी PPP की काफ़ी भागीदारी है,
इसके अलावा जो विकास और रोजगार में ये भागीदारी करेगा, विकास और रोजगार को बढ़ाएगा। जो मोबाइल फर्स्ट देश के रूप में जो हमने छलांग लगाई है, जिसमें हमारे जो देश की 90% जनसंख्या के पास जो मोबाइल पहुंचा है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पीपीपी के द्वारा। इसके अलावा जो मोबाइल निर्माण कारखाने में भी वृद्धि हुई है। 2014 में 2 कारखाने हुआ करते थे और 2022 में वे बढ़कर 127 कारखाने हो गए। इसके अलावा जो सालाना जो उत्पादन होता है मोबाइल का, वो 225 मिलियन मोबाइल फोन्स का उत्पादन होने लगा। इसके अलावा इसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4 लाख रोजगारों को सृजित किया। इसके अलावा जो डिजिटलीकरण ने कोविड-19 के समय लड़ने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई सारी सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जो अन्य सेवाएं तेजी से ऑनलाइन मोड पर ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच सकी। इसके अलावा जो एनपीसीआई के द्वारा जो यूपीआई डेवलप किया गया, उसने डिजिटल भुगतान को सुलभ बनाया। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी वित्तीय साक्षरता बढ़ाने में भी उसने काफ़ी योगदान दिया। तो इसमें फिर हम निष्कर्ष के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो डिजिटल इंडिया को समावेशी, साथ ही साथ इंटर कनेक्टिविटी को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी काफ़ी जरूरी है। साथ ही साथ जो निजी क्षेत्र की जो दक्षता होती है, वह इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को स्थापित करेगी, जिससे आसानी से जो डिजिटल सुविधाएं हैं वह गांव-गांव तक पहुंच सकेंगी। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया अर्थव्यवस्था खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये GS4 से संबंधित है, जिसमें पूछा गया है कि जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो आचार संहिता है, जो मुख्य रूप से उनको गलत व्यवहार को प्रतिबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ये दर्शाता है कि वे नैतिकता के निम्न मार्ग पर हैं। तो आपको इस कथन के संदर्भ में इसकी जांच करनी है। तो इसमें आपको बताना है कि जो आचार संहिता सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या है और वह जो उनके गलत व्यवहार को प्रतिबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो क्या ये निर्धारित करता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वे नैतिकता के निम्न मार्ग पर हैं? तो इसकी आपको जांच करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम इसके परिचय से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आचार संहिता की परिभाषा देकर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। परिभाषा से क्वेश्चन स्टार्ट करना आसान होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमें उस संदर्भ में परिभाषाएं उसकी याद हों। इसमें आचार संहिता की अगर हम बात करें तो आचार संहिता लागू करने योग्य जो नियमों का एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिनका किसी संगठन में किसी व्यक्ति द्वारा पालन किया जाना चाहिए। तो ये किसी संगठन में किसी व्यक्ति द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को संदर्भित करता है। साथ ही साथ ये विशिष्ट व्यवहारों का रेखांकन करता है। जिस रोजगार की वह स्थिति में है, उस स्थिति में क्या आवश्यक है और उसमें निषिद्ध किया जाना चाहिए, वह इसमें निर्धारित होता है। तो इसको हम इसके परिचय से इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए भारत में आचार संहिता के बारे में। जो सिविल सेवा के जो मूल मूल्य हैं, वो सभी के लिए उपेक्षित व्यवहार के लिए मानक रेखांकित करते हैं, जो ये निर्धारित करते हैं कि उनको सर्विस के दौरान किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके के व्यवहार को नहीं करना है। इसके अलावा हम केंद्रीय सेवा की बात करें तो केंद्रीय सेवा से संबंधित एक नियम है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सेवा आचरण नियम 1964, जिसमें केंद्रीय सेवा में जो कर्मचारी हैं उनकी आचार संहिता को निर्धारित किया गया है। ये उसी तरीके से है जिस प्रकार से हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आचार संहिता देखते हैं, जिसमें चुनाव के दौरान जो राजनीतिक दल होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, उनके भाषण, जुलूस या उनके जो सामान्य आचरण को निर्धारित किया जाता है। उसी प्रकार से जो सिविल सेवा के जो केंद्रीय सेवा में जो कर्मचारी हैं, उनकी जो आचार संहिता को निर्धारित किया गया है केंद्रीय सेवा आचरण नियम 1964 के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम इसके जो नैतिक संहिता है, जो आचरण संहिता है, उसके अगर विश्लेषण की बात करें तो जो सिविल सेवकों की जो आचार संहिता है वो निर्धारित की गई है जो समाज में नैतिक संहिता है उसके आधार पर। लेकिन जो सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये कहा था कि जो कठोर नियमबद्ध जो नौकरशाही है उसको लचीला एवं उसको कार्रवाई उन्मुख बनाने के लिए इन जो सिविल सेवकों की जो आचार संहिता है उसमें थोड़ा लचीलापन लाना चाहिए। इसके अलावा जो आचरण विनियम है वो इस बात पर जोर देते हैं कि कार्य जो किया जा रहा है सिविल सेवकों के द्वारा वह उचित है या अनुचित। इसके अलावा जो सिविल सेवकों के जो आचार संहिता है उसके अंतर्गत कर्मचारियों के जो सामान्य जो प्रावधान हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। लेकिन अगर कोई ऐसा आचरण उनके द्वारा किया जाए जिसका उल्लेख उस आचरण संहिता में नहीं है, तो क्या उसको उस तरीके से नैतिक माना जाएगा, या चाहे वह समाज की दृष्टि से अनैतिक क्यों ना हो।
इसके अलावा जो आचरण संहिता है वो अपनी कठोरता के कारण ये शासन प्रशासन गवर्नेंस में ये बाधा बन जाती है। इसके अलावा जो लोक सेवक होते हैं वह अपनी कार्य क्षमता के अनुसार ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते, जिससे उनकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि जो आचार संहिता है उसको किस तरीके से प्रभावी बनाया जा सकता है। तो अगर एक अच्छी तरीके से लिखित जो आचार संहिता होती है वो जो उसके जो संगठन के मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उसको स्पष्ट तरीके से रेखांकित करती है। तो ये किया जाना चाहिए कि जो सिविल सेवा के जो मूल्य हैं वे आचार संहिता में ठीक तरीके से रेखांकित किए जाएं। उन्हें पेशेवर मानकों से जोड़ा जा सकता है, साथ ही साथ उसके अंतर्गत वांछित व्यवहार को प्रदर्शित किया जा सकता है। साथ ही साथ उसे एक बेंचमार्क की तरह भी यूज किया जा सकता है, जिसमें जो व्यक्तिगत वो या संगठनात्मक जो प्रदर्शन है उसको उस बेंचमार्क के द्वारा मापा जा सकता है। इसके अलावा जो आचार संहिता है उसके अंतर्गत जो दिन प्रतिदिन के जो निर्णय लेने वाले जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी निर्णयों को शामिल किया जा सकता है, जिससे अगर उनको कोई नैतिक दुविधा की स्थिति में आती है सिविल सेवकों को, तो वो उस स्थिति में निर्णय लेने में उनके लिए सहायता करे। इसके अलावा हम इसमें निष्कर्ष में ऐसे लिख सकते हैं कि जो आचार संहिता है वह नैतिक संहिता से ही बनी हुई है। इसके अलावा जो आचार संहिता का काम केवल उनको प्रतिबंधित करना नहीं होता, केवल जबकि उनको निर्देशित करना भी होता है कि वह किस तरीके का आचरण को प्रदर्शित करें, साथ ही साथ उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके अलावा वह सिविल सेवकों की एक दिशा निर्धारित करने में भी सहायक होती है और एक विशेष तरीके से उनके व्यवहार एवं नैतिक व्यवहार की छवि बनाने में भी वह सहायक होती है। तो इस तरीके से हम इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया GS4 का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये GS पेपर 2 से अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से है, जिसमें कहा गया है कि आसियान के साथ भारत का संबंध हमारी विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ है और हमारी जो एक्ट ईस्ट नीति है उसकी नींव है। उस भूमिका का विश्लेषण करें जो उत्तर पूर्वी राज्य आसियान के साथ संबंधों को मजबूत करने में निभा सकते हैं। तो इसमें हमें आसियान और हमारी भारत की जो विदेश नीति है उसके संदर्भ में बात करनी है। साथ ही साथ जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं वो आसियान के साथ हमारे संबंध किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं उसकी भूमिका को इसमें बताना है। तो इसमें हम परिचय के रूप में देख सकते हैं कि जो 1990 के दशक से जो शुरुआत हुई लुक ईस्ट पॉलिसी की, जिसमें आसियान को महत्व दिया गया। इसके अलावा जो 2012 में उसके साथ रणनीतिक साझेदारी के रूप में भारत और आसियान के संबंध स्थापित हुए। साथ ही 2014 से एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दी गई लुक ईस्ट पॉलिसी को, जिसमें साझेदारी और ज़्यादा आसियान के साथ बढ़ी। अगर हम बात कर लें भारत और आसियान संबंध में, तो इसे दोनों साझा करते हैं भौगोलिक, ऐतिहासिक एंड सभ्यगत संबंधों की नींव को। इसके अलावा जो आसियान कंट्रीज हैं वह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के प्रति जो व्यापक दृष्टिकोण है उसका एक केंद्र है। 2022 में अगर हम भारत आसियान संबंधों की जो संवाद जो साझेदारी थी उसको 30 वर्ष पूरे हो जाएंगे, जो कि 1992 में स्थापित हुए थे। तो इन तथ्यों के द्वारा हम इसके इंट्रोडक्शन को, इसके परिचय को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारत आसियान जो रणनीतिक साझेदारी है उसका क्या महत्व है। तो इसमें हम पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक महत्व के बारे में, जिसमें 3C का कॉन्सेप्ट है, जिसमें C से कल्चरल, सेकंड C से कनेक्टिविटी एंड थर्ड C से कॉमर्स, संस्कृति, कनेक्टिविटी एंड वाणिज्य। तीनों क्षेत्र में भारत और आसियान एक आर्थिक महत्व रखता है भारत के लिए। इसके अलावा भारत का जो उत्तर पूर्व है वह आसियान से जुड़ा हुआ है, जो कि भारत की उत्तर पूर्व की कनेक्टिविटी के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो पहली बार अगर भारत आसियान व्यापार की हम बात करें तो वह $80 बिलियन तक पहुंच गया है। इसके अलावा जो सिंगापुर है भारत के निवेश एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा है। तो इसके द्वारा हम भारत के लिए जो आसियान का आर्थिक महत्व है उसके बारे में चर्चा कर लिए। इसके बाद हम सुरक्षा महत्व के बारे में देखेंगे, जिसमें जो भारत प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आसियान का काफ़ी महत्व है। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी सुरक्षा के मामले में भी आसियान भारत के लिए महत्वपूर्ण है। जो आतंकवाद का वित्त पोषण की बात करें, साइबर सुरक्षा खतरों की बात करें, इसके अलावा जो टैक्स एवेजन, कर चोरी की जो स्थिति है उसके निपटने में भी आसियान काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है भारत के साथ। इसके अलावा अगर भारत एक क्षेत्रीय आधारित सुरक्षा संरचना स्थापित करना चाहता है तो उसमें आसियान का समर्थन आवश्यक है। तो ये एक सुरक्षा महत्व रखता है आसियान भारत के लिए। क्षेत्र के
जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, उत्तर पूर्व राज्य है, उसके लिए भारत ने एक व्यापक विकास के लिए 6 पॉइंट रणनीति निर्धारित की है, जिसमें उसने बात की है समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जाना, जिसमें जो जमीनी स्तर की योजना बनाना, साथ ही साथ वहाँ पर स्वशासन और भागीदारी को सुनिश्चित करना, जिससे वहाँ की जो स्थानीय जनता है उसको सशक्त किया जा सके। सेकंड पॉइंट में है कि कृषि एवं जो संबद्ध जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा दिया जाना, जिससे जो गैर कृषि रोजगार हैं उनको बढ़ाया जा सके। जो कृषि प्रसंस्करण और जल विद्युत जैसे तुलनात्मक जो लाभ वाले सेक्टर हैं उनको बढ़ावा दिया जाना। उत्तर पूर्वी राज्यों के जो लोग हैं उनके कौशल व दक्षता में उनमें वृद्धि करना, साथ ही साथ वहाँ पर निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए वहाँ पर एक वातावरण तैयार करना। जो एक और 6 पॉइंट में है कि जो सरकार एवं जो निजी क्षेत्र के जो संसाधन हैं उसका ठीक तरीके से उपयोग करना। और अगर हम इस 6 पॉइंट विकास रणनीति की बात करें तो इसमें आसियान कंट्री काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं उत्तर पूर्वी राज्य के विकास के लिए। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्य भारत और आसियान के संबंधों को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में देखते हैं। तो जो पूर्वोत्तर भारत के जो बाजार तक पहुंच स्थापित कर सकते हैं उत्तर पूर्व राज्यों के माध्यम से। इसके अलावा जो उत्तर पूर्व राज्य हैं वे पड़ोसी देश, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, म्यांमार, चीन, भूटान एवं नेपाल के बीच एक सैंडविच के शेप में हैं। इसलिए उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वे इन कंट्री से साझेदारी के लिए रणनीतिक एवं उनका राजनीतिक महत्व है। इसके अलावा जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचने के लिए एक भौतिक सेतु का कार्य कर सकते हैं। जो उत्तर पूर्व में जो अपार प्राकृतिक संसाधन हैं, अगर हम बात करें जल संसाधन की तो वो 34% है, और अगर जल विद्युत क्षमता की बात करें तो वो 40% है। तो उनका दोहन किया जा सकता है आसानी से, और इन संसाधनों को जो आसियान कंट्री में इनका एक्सपोर्ट करके उत्तर पूर्व राज्यों को विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा जो उत्तर पूर्व में जो जनजातियां हैं उनकी संस्कृति, साथ ही साथ उनके जो त्योहार हैं वह भी कई आसियान कंट्रियों से मेलजोल खाते हैं, जिसके कारण से उत्तर पूर्वी राज्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं भारत और आसियान के संबंधों में। इसके अलावा भारत के लिए आसियान एक भूसामरिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे कि साझेदारी अगर भारत और आसियान की होती है तो जो बीजिंग की जो बढ़ती उपस्थिति है उसका वह मुकाबला करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा जो आसियान को जो यूरोपीय संघ के बाद अगर हम बात करें तो सबसे सफल क्षेत्रीय संगठन है, जिस संगठन से जुड़ाव का फायदा भारत को भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो कलाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है, जो कि जो भारत का जो मणिपुर है उसको थाईलैंड से कनेक्ट करेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट भूसामरिक महत्व रखता है भारत के लिए। और साथ ही साथ जो समुद्री क्षेत्र है उसमें भारत आसियान सहयोग होगा, तो उस जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए दोनों के संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें निष्कर्ष की बात कर सकते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनका विकास किया जाए, साथ ही साथ वह किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं उनके विकास में। तो इस तरीके के निष्कर्ष के साथ हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये GS 1 पेपर के सोसाइटी खंड से है, भारतीय समाज खंड से है, जिसमें कहा गया है कि जो देश में जो जनसंख्या नियंत्रण की क्या आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि जनसंख्या देश में नियंत्रण के लिए क्या कानून की आवश्यकता है? तो इसमें आपको क्वेश्चन में बताना है कि जनसंख्या नियंत्रण की क्या आवश्यकता है, पहले तो इंडिया के अंतर्गत, साथ ही साथ क्या हमको उसके लिए कानून की आवश्यकता है, इसका आपको समालोचनात्मक इसको आपको जांच करनी है। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर की अप्रोच को। इसमें सबसे पहले हम जनसंख्या प्रबंधन के जो आंकड़े हैं उससे संबंधित इसके परिचय को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें भारत की जो 2050 तक अगर जनसंख्या की बात करें तो वो 1.69 बिलियन हो जाएगी, जो कि चीन से भी काफ़ी अधिक हो जाएगी। जो जनसंख्या चिंता है सबसे ज़्यादा यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक हैं। अगर हम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की भी बात कर सकते हैं 2000 की, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि 2010 तक प्रजनन की जो प्रतिस्थापन दर है, कुल प्रजनन दर की, उसको 2.1 तक लाना था, उसकी प्रतिबद्धता जाहिर की थी। लेकिन जो केरल और तमिलनाडु ने इसे पहले पूरा किया, लेकिन उन्होंने भी 2010 तक वह नहीं कर पाए, तो उन्होंने भी काफ़ी लेट इसको अचीव किया। इसके अलावा हम भारत में जनसांख्यिकी स्वीट स्पॉट की भी बात कर सकते हैं कि भारत ने अभी जनसांख्यिकी स्वीट स्पॉट में अभी प्रवेश किया है, जो अगले 2 से 3 दशकों तक जारी रहेगा। और भारत की जो
स्वीट स्पॉट का मतलब यह है कि जो भारत की जो आधी जनसंख्या है वह 29 वर्ष से कम उम्र की है। इसके लिए देश की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको स्वस्थ कुशल के साथ साथ उनके पूर्ण क्षमता के विकास के लिए उनको अधिकार के विकल्प प्रदान किए जाएं। विशेष रूप से जो अधिकार हैं यौन प्रजनन स्वास्थ्य का अधिकार यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ राइट्स। इससे हम अपना क्वेश्चन इनमें से कुछ आंकड़ों से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में देखते हैं कि भारत में युवा वर्ग काफ़ी अधिक है जिससे आगे भी जनसंख्या बढ़ेगी। इसके लिए ज़रूरत है कि जनसंख्या नियंत्रण की जाए। साथ ही साथ अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो 2050 में जो पानी की मांग है जो 2000 सन से है तो वो 50% बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जो भोजन की मांग है वह 2 गुना हो जाएगी और यदि भोजन प्रबंधन अगर हमने कर भी लिया तो उसका जो नुकसान होगा वह पारिस्थितिकी पर होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। साथ ही साथ यदि जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया जाता तो संसाधन काफ़ी कम होंगे जिससे अल्टीमेट रूप से मृत्यु दर समाज में बढ़ेगी। अगर हम अप्रोच की बात करें तो चीन की एक बच्चे की नीति की बात करें तो उसे अगर मानवीय अधिकारों की दृष्टि से देखें तो वह मानवीय अधिकारों के खिलाफ है। लेकिन ईस्ट इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट है जिसने कहा है कि उसने अपने देश में 400 मिलियन लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। और अगर हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं करते तो जो जनसंख्या वृद्धि होगी वह जो सतत विकास के जो लक्ष्य हैं जो हमको 2030 तक अचीव करने हैं उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो फर्स्ट है शून्य गरीबी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो सेकंड है शून्य भुखमरी, तो उसके लक्ष्य को पाने में हमें काफ़ी कठिनाई होगी। तो इसलिए हमें जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। ये हमने पुष्टि करने की कोशिश की कि जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। लेकिन अब यह देखना है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है जिससे जनसंख्या नियंत्रित की जाए। तो इसमें एक सुप्रीम अदालत में केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम प्रति उत्पादक उपाय अपनाते हैं तो इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हैं कि बच्चों की अगर निश्चित संख्या वाले अगर हम जबरदस्ती कानून लागू करते हैं तो उससे उसमें देश के अंतर्गत एक जनसंख्या विकृति पैदा होती है। इसके अलावा अगर हम अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की बात करें तो वह भी इसके खिलाफ है। अगर हम जबरदस्ती कोई कानून लागू करते हैं, जो कानून है वह है जनसंख्या और विकास कार्यक्रम 1994 जिसमें प्रजनन की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके अलावा जो प्रजनन स्वतंत्रता है वह निजता के अधिकार में शामिल है जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आती है जिसमें राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात की जाती है। और इसके संबंध में एक केस भी है सुचिता श्रीवास्तव और एनआर वर्सेस चंडीगढ़ 2009 का मामला जिसमें उन्होंने कहा था कि जो प्रजनन स्वतंत्रता है वह निजता के अधिकार में शामिल है। इसके अलावा देविका विश्वास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ 2016 में जिन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि किस तरीके से जो जनसंख्या नियंत्रण जो शिविर होते हैं उसमें जो अल्पसंख्यक और जो अन्य कमजोर वर्ग होते हैं उन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा इसका विपरीत परिणाम क्या हो सकते हैं कि विषम लिंगानुपात हो सकता है, सन मेटा प्रेफरेंसेस बढ़ सकते हैं और बेटे के लिए बेटी का गर्भपात की समस्या इसमें बढ़ सकती है। तो इन जो प्रमाणों के द्वारा हमने ये पुष्टि करने की प्रयास किया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता नहीं है। तो क्या वैकल्पिक उपाय अपनाए जा सकें कि जिससे जनसंख्या नियंत्रण की जा सके। अब जैसे दक्षिण के राष्ट्रों का अनुभव ले सकते हैं जिन्होंने इसको जनसंख्या नियंत्रण के लिए लीड किया, तो उनके जो अनुभव हैं उनको साझा करके उनको अनुभवों को उत्तर भारत के राज्यों में लागू कर सकते हैं। साथ ही साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा तक पहुंच उनकी बढ़ाई जाए। साथ ही साथ जो गर्भ निरोधक उपाय हैं उनको आसान किया जाए। और अगर महिलाएं अगर श्रम शक्ति में उनकी भागीदारी होगी तो ये जो जनसंख्या वृद्धि की जो समस्या है वह अपने आप ही कम होगी। इसके अलावा जो गरीबी उन्मूलन है वह भी जनसंख्या नियंत्रण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है। साथ ही साथ लोगों में जागरूकता बढ़ाकर भी इस समस्या को से निदान पाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया भारतीय समाज खंड से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS Academy। थैंक यू।